हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। करंट अफेयर की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2021 तक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उसको बहुत ध्यान से सुना भी होगा। हो सकता है कि आपने नोट डाउन भी कर लिए हों। ठीक है, कुल मिला के उम्मीद यही करते हैं कि आप लोग हर एक वीडियो को बहुत ध्यान से सुने होंगे और जिसका बेनिफिट आप अपने एग्ज़ाम में लेंगे भी। ठीक है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी, समझ रहे हैं। और मेहनत के साथ साथ ज़रूरी ये भी है कि आप अपने एग्ज़ाम को पास करने के लिए अपने सोर्स को लिमिटेड रखने की कोशिश करें। लिमिटेड रखने का मतलब ये होता है कि आप अपने नोट्स को कई बार पढ़ सकते हैं। आपको पता है, अगर एक पेज को 10 बार पढ़ेंगे तो वो पूरा का पूरा पेज याद हो जाएगा, लेकिन 10 पेज को सिर्फ एक बार अगर पढ़ते हैं तो आपको पता है कि उस 10 पेज में से आपको एक-आध पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यही होता है सिस्टम। किसी भी चीज़ को आप बार बार पढ़िए। ठीक है, हम नहीं कहते कि आप करंट अफेयर यहाँ से ही कवर करिए, लेकिन हम ये भी नहीं कहते कि आप बिना देखे चले जाइए। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुने और अंत तक वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। आज शुरू करेंगे हम मई 2021 का करंट अफेयर। तो मई 2021 का करंट अफेयर है जो कि द हिंदू के का ही हिंदी अनुवाद है। इसी में हम शुरुआत करेंगे। आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरआरए 2.0 की मदद के लिए सलाहकार समूह का गठन किया है। आरआरए क्या है भाई? रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी 2.0। एक सलाहकार समूह का गठन हुआ है रिजर्व बैंक के द्वारा 1 मई 2021 को नियमों को सुव्यवस्थित करने के किसके लिए? यूपीएससी वाले ध्यान रखेंगे। नियमों को सुव्यवस्थित करने के लिए, विनियमित संस्थाओं के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए स्थापित किया गया है यह जो सलाहकार समूह बनाया गया। सलाहकार समूह का नेतृत्व कौन करेंगे भाई? एसबीआई के प्रबंध निदेशक एस जानकी रमन। याद रखना, ये जो पीसीएस वाले एग्जाम्स हैं, ये जो अभी होने वाले हैं, पेट का एग्जाम है, टीजीटी पीजीटी का भी एग्जाम है ना एग्जाम अभी, तो वो लोग ध्यान रखेंगे इसका नेतृत्व कौन कर रहा है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। 6 सदस्यीय सलाहकार समूह है, उसमें सदस्य हैं कौन कौन से? 6 सदस्यीय सलाहकार समूह है, याद रखना 6 सदस्य भी है। इसमें अन्य सदस्य हैं टीटी श्रीनिवास राघवन, टीटी श्रीनिवास राघवन जो कि सुंदरम फाइनेंस के पूर्व प्रबंध निदेशक और गैर कार्यकारी निदेशक भी है, निदेशक थे। सुंदरम फाइनेंस के पूर्व प्रबंध निदेशक और गैर कार्यकारी निदेशक रहे हैं। क्या नाम है? टीटी श्रीनिवास राघवन। एक है गौतम ठाकुर जो कि क्या है? सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष हैं। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष गौतम ठाकुर हैं। सुबीर साहा भी इसमें है। ये समूह मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं आईसीआईसीआई बैंक से। आईसीआईसीआई बैंक के समूह के मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं। रवि दुवरू नाम है, रवि दुवरू। ये अध्यक्ष हैं और सीसीओ हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसके अलावा एक और है अवदान विक्काजी। अवदान विक्काजी हैं। ये एचएसबीसी इंडिया के मुख्य अनुपालन अधिकारी हैं। तो ये 6 सदस्य। ठीक है, ये 5 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष रहे हैं जो कि एसबीआई से संबंधित है। ठीक है, आरआरए 2.0 क्या है भाई? ये भी देख लेते हैं। तो याद रखना, दूसरा नियामक समीक्षा प्राधिकरण, रिव्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी, 1 मई 2021 से 1 साल की अवधि के लिए, याद रखना 1 साल की अवधि के लिए है भैया यूपीएससी वाले। साथ में
क्या होगा, ताकि नियमों, परिपत्रों और रिपोर्टिंग प्रणालियों की समीक्षा की जा सके और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए अनुपालन प्रक्रिया उन्हें अधिक प्रभावी बनाया जा सके। आगे है कि समूह क्या करेगा, समूह नियमों, दिशा निर्देशों, रिटर्न की पहचान करके RRA 2.0 की सहायता करेगा, जिससे तर्क संगत बनाया जा सके और सिफारिशों, सुझावों को RRA को समय समय पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके। इसके लिए किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या है, 2021 लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में नाओमी ओसाका ने जीता शीर्ष खिताब। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में नाओमी ओसाका ने शीर्ष खिताब जीता है 2021 में। तो क्या है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है, जापान से विश्व की नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी हैं। याद रखना, विश्व की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं, नाम है नाओमी ओसाका। इनको स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स विमेन ऑफ द ईयर किसके लिए, लॉरियन वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए चुना गया है। नाओमी ओसाका जो जापान की हैं, विश्व की दूसरे नंबर की टेनिस खिलाड़ी हैं। यह जो है ओसाका का दूसरा लॉरियस स्पोर्ट अवार्ड है, याद रखना, ये भी दूसरा अवार्ड है। तो एक तो ये है, पहला कौन सा है, ये 2019 में, कब, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर, 2019 का ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड भी इन्होंने अपने नाम किया हुआ है, याद रखना भाई। पुरुष वर्ग में देखें, पुरुष वर्ग में स्पेन से हैं, विश्व के नंबर 2 खिलाड़ी हैं, नाम है राफेल नडाल। पुरुष वर्ग में, ये तो महिला वर्ग में हो गया, नाओमी ओसाका को, लेकिन पुरुष वर्ग में विश्व के दूसरे नंबर के खिलाड़ी ये भी हैं, जैसे वो हैं वो भी वैसे ये भी हैं, राफेल नडाल। इनको भी लॉरियन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। स्पोर्ट्समैन, वो स्पोर्ट्स वीमेन, याद रखना। यह नडाल के लिए दूसरा खिताब है, उनके लिए भी दूसरा था, इनके लिए भी दूसरा है। वो 2019 में जीती हैं, ये 2011 में जीते थे। अन्य और खिताब हैं, विजेताओं की पूरी सूची देख लेते हैं। इसमें देखिए, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड राफेल नडाल को मिला, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड। स्पोर्ट्स विमेन के बारे में नाओमी ओसाका का नाम लिया गया है। टीम ऑफ द ईयर बायर्न म्यूनिख को दिया गया, टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड बायर्न म्यूनिख को। ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड पैट्रिक महोम्स को दिया गया। द कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स पैरेट को दिया गया, द कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड मैक्स पैरेट को दिया गया। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किक फेयर द्वारा किक फॉर मोर को दिया गया। स्पोर्ट फॉर गुड अवार्ड किसको मिला, किक फेयर द्वारा किक फॉर मोर को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला भाई, बिली जीन किंग को, बिली जीन किंग को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, लुइस हैमिल्टन को, लुइस हैमिल्टन को एथलीट एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड किसको मिला, फिर स्पोर्टिंग इंस्पिरेशन अवार्ड ये मिला मोहम्मद सलाह को। स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला, तो याद रखना क्रिस निकिक को दिया गया। इसी के साथ यह पुरस्कार की श्रृंखला समाप्त हुई। आगे चलते हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम ने जीता अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब। अप्रैल 2021 के लिए इन्होंने जीता है, याद रखना, अप्रैल 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता, तो पाकिस्तान के हैं बाबर आजम। तो इनके बारे में देख लेते हैं भाई। पाकिस्तानी कप्तान है बाबर आजम। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक मैच हुआ, इसमें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो श्रृंखला समाप्त हुई के सभी प्रारूपों में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन के लिए यह आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है बाबर आजम को, जो कि पाकिस्तानी कप्तान भी है। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पूरे वर्ष, पूरे साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पुरुष और महिला क्रिकेटरों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पहचानने और सम्मानित करते हैं। ठीक है, बाबर के साथ याद रखना, ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की टीम के विकेट कीपर हैं, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की विकेट कीपर हैं, नाम है
विकेट कीपर बल्लेबाज हैं एलिसा हीली। एलिसा हीली को भी अप्रैल माह के दौरान उनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया। क्या नाम है? एलिसा हीली, ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम की विकेट कीपर बल्लेबाज भी। ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्व में बल्ले के साथ हीली की निरंतर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हीली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, देखना, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, और हीली किसके खिलाफ? न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला में सभी तरह की स्थिति में और सभी प्रकार की गेंदबाजी के खिलाफ अपनी क्लास दिखाई थी, अपना प्रदर्शन दिखाया उन्होंने। ठीक है, इसके लिए उनको मिला है। आगे देखेंगे, इसरो बनाएगा 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। इसरो बनाएगा 3 लागत प्रभावी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने क्या किया? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र से बात हो रही। अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का विकास उस समय किया जब एक महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण की कमी कारण देश भर में कई कोविड-19 रोगियों की मृत्यु हो गई थी। डिजाइन और विशेषताओं के आधार पर हमने उन्हें नाम भी दिया। नाम क्या है उनका? नाम है प्राण वायु स्वस्थ। तो याद रखना, ऑप्शन में हो सकता है प्रश्न पूछ लिया जाए कि प्राण वायु स्वस्थ क्या है, या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो क्या हो सकता है वो आपको पता है, क्योंकि हमने अभी बताया। ठीक है, ध्यान रखना, सभी 3 उपयोगकर्ताओं के अनुकूल हैं, पूरी तरह से स्वचालित हैं, टच स्क्रीन विनिर्देशों के साथ हैं, सभी सुरक्षा मानकों को ये पूरा भी करते हैं। क्या नाम है? प्राण वायु और स्वस्थ। इस महीने तक इन तीनों वेंटिलेटर, एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के व्यावसायिक उत्पादन में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया जाएगा। इनकी लागत लगभग 1 लाख रुपए की कीमत होने की संभावना। इसरो द्वारा विकसित वेंटिलेटर मिनी पारंपरिक वेंटिलेटर की तुलना में लागत प्रभावी और उपयोग में आसान है, जो वर्तमान में लगभग 5 लाख रुपए है। ठीक है, प्राण वायु स्वस्थ और स्वास्थ्य के बारे में देख लेते हैं। प्राण एक अम्बू बैग से स्वचालित संपीड़न द्वारा रोगी को श्वसन गैस पहुंचाएगा। प्राण एक अम्बू बैग के स्वचालित संपीड़न के द्वारा श्वसन गैस पहुंचाएगा रोगियों के पास। स्वस्थ को बिजली के बिना काम करने के लिए डिजाइन किया गया। स्वस्थ जो है वो बिजली के बिना काम करने में सक्षम होगा। स्वस्थ बिजली के बिना काम करने में सक्षम होगा। वायु कैसा होगा? वायु व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उच्च अंत वेंटिलेटर के समान कम लागत वाला वेंटिलेटर है। वायु कैसा है? व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उच्च अंत वेंटिलेटर के समान कम लागत वाला है। विक्रम साराभाई VSSC ने एक वाहनीय मेडिकल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी विकसित किया जिसे श्वास कहा गया। तो भैया ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को श्वास कहा गया, बाकी वेंटिलेटर हैं प्राण वायु और स्वस्थ। ठीक है, यह प्रति मिनट 1 मिनट में 10 लीटर समृद्ध ऑक्सीजन का आपूर्ति करने में सक्षम है, जो एक समय में 2 रोगियों के लिए पर्याप्त भी होगा। याद रखना, यह ऑक्सीजन गैस सामग्री को प्रेशर स्विंग ऑफ एब्जॉर्प्शन के माध्यम से परिवेशी वायु से नाइट्रोजन गैस को चुनिंदा रूप से अलग करता है, जो आमतौर पर हवा से ऑक्सीजन के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है। तो श्वास क्या है भैया? हमारा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का नाम है, जो कि 10 लीटर प्रति मिनट समृद्ध ऑक्सीजन की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। एंड्रिया मेजा जो कि 69वीं मिस यूनिवर्स बनी है 2019। 69वीं मिस यूनिवर्स कौन है? याद रखना भैया, एंड्रिया मेजा नाम है। मिस मैक्सिको एंड्रिया मेजा 69वीं मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब ताज पहनाया गया उनको। वहीं दूसरी ओर मिस इंडिया की एडलाइन क्वाड्रोस कैसलिनो, मिस इंडिया की कौन है? एडलाइन क्वाड्रोस कैसलिनो ने टॉप 4 में जगह बनाई। टॉप 4 में जगह किसने बनाई है? तो याद रखना, एडलाइन क्वाड्रोस कैसलिनो। ब्राजील की जूलिया गामा, ब्राजील की हैं जूलिया गामा, ये फर्स्ट रनर अप है। ब्राजील की जूलिया गामा फर्स्ट रनर अप है। पेरू की हैं जेनिक मैकेटा, ये सेकंड रनर अप है, जबकि भारत की हैं एडलाइन कैसलिनो, और डोमिनिकन रिपब्लिक की किम्बर्ली परेज, 2 हैं, डोमिनिको रिपब्लिक की किम्बर्ली करेज और भारत की हैं एडलाइन कैसलिनो।
इन दोनों ने ये दोनों थर्ड रनर अप और फोर्थ रनर अप रही हैं। तो पहली कौन है भैया कि ब्राजील की जूलिया गामा, दूसरी है पेरू की जेनिक मैकेटा, तीसरी है भारत की एडलाइन कैसलिनो और चौथी है डोमिनिक रिपब्लिक की किम्बर्ली परेस। याद रखना। इस साल प्रतियोगिता फ्लोरिडा के कहाँ पे हुआ ये भी ध्यान रखना है। इस बार यह फ्लोरिडा के सेमिनोल हार्ड रॉक होटल, फ्लोरिडा में सेमिनोल हार्ड रॉक होटल कैसिनो हॉलीवुड मियामी में आयोजित हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की जोजी बिनिस्टुंजी ने इस आयोजन में अपने उत्तराधिकारी का ताज पहनाया है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत की यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में 6 स्थलों को शामिल किया गया है। अस्थायी सूची में कौन कौन से हैं? केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हाल ही में घोषणा की लगभग 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों में जोड़ा गया। इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत की 48 साइट हो गई है। अब देख लेते हैं, पहले 38 थी, 38 या 44 जो भी थी, 48 अब हो गई है, 6 बढ़ी हैं, 42 रही होगी तब 48 हुई। ठीक है, निम्नलिखित 6 में वो नाम क्या है क्या उनका? वाराणसी का गंगा घाट, याद रखना नाम, वाराणसी गंगा घाट भी है। तमिलनाडु का कांचीपुरम मंदिर है। मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा महाराष्ट्र सैन्य वास्तुकला हायर बेंकल मेगालिथिक साइट। मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट और लमेटा घाट। तो मध्य प्रदेश से 2 हैं, एक तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और दूसरा है नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट, लमेटा घाट। ठीक है, चलिए। फोर्ब्स ने जारी की 2021 की सबसे अमीर एथलीटों की सूची। फोर्ब्स पत्रिका ने 2021 के सबसे अमीर एथलीटों की सूची जारी की है। तो इसमें क्या है? 10 सबसे अधिक भुगतान करने वाले, 10 सबसे अधिक भुगतान करने वाले एथलीटों की अपनी वार्षिक सूची जारी की है फोर्ब्स ने। UFC स्टार हैं, नाम है कोनोर मैकग्रेगर। कोनोर मैकग्रेगर ने पिछले 1 साल में $180 मिलियन की कमाई किया है और इन्होंने फुटबॉल सुपरस्टार लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पिछाड़कर दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बन गए हैं। किसको पीछे किए कि फुटबॉल सुपरस्टार हैं लियोनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन दोनों को इन्होंने पीछे छोड़ दिया। नाम क्या है? कोनोर मैकग्रेगर, UFC है। ठीक है, फोर्ब्स द्वारा गणना के लिए उपयोग किए जाने वाले कारकों में 1 मई 2020 से 1 मई 2021 के बीच अर्जित सभी पुरस्कार राशि, वेतन, बोनस को शामिल किया गया। तो ध्यान रखना इसमें किसको किसको शामिल किया गया। तो भैया पुरस्कार राशि, वेतन और बोनस सब कुछ मिला के है। तो इसमें देखते थे, रैंकिंग देख लेते हैं थोड़ी सी, 1 मिनट, रैंकिंग देख लें। तो कोरोन मैकग्रेगर आयरलैंड के रहने वाले, याद रखना आयरलैंड के हैं कोरोन मैकग्रेगर, MMA $180 मिलियन। लियोनल मेसी अर्जेंटीना के हैं, ये मॉकर $130 मिलियन। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं, सॉकर हैं, ये $120 मिलियन। डॉग प्रेस्कॉट हैं, USA के रहने वाले, ये फुटबॉलर हैं, इनका है $107.5 मिलियन। लेब्रॉन जेम्स जो कि ये भी USA के हैं, ये बास्केटबॉल वाले हैं, इनका है $96 मिलियन। नेमार हैं, नेमार ब्राज़ील के रहने वाले हैं, इनका कितना है? नेमार ब्राज़ील के हैं, सॉकर हैं, इनका $55 मिलियन। रोजर फेडरर जो कि स्विट्जरलैंड के रहने वाले, इनका है टेनिस से संबंधित $90 मिलियन। लुइस हैमिल्टन हैं, UK के रहने वाले, फार्मूला 1 $82 मिलियन। टॉम ब्रेडी आपके USA के रहने वाले हैं, फुटबॉलर हैं, $76 मिलियन। केविन ड्यूरेंट हैं, USA के रहने वाले, USA के कई सारे दिख रहे बास्केटबॉल $75 मिलियन। तो 4 हैं USA से, याद रखना 4 लोग हैं, 10 में से 4 तो अमेरिका के ही हैं। एशिया के 2 सबसे अमीर व्यक्ति अब भारतीय हो गए। एशिया में 2 सबसे अमीर व्यक्ति हैं जो कि भारत के हैं। कौन कौन? ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स जारी हुआ है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर
के अनुसार अरबपति गौतम अडानी चीनी टाइकून झोंग शनशैन को पीछे छोड़ दिया। कौन? गौतम अडानी ने चीनी टाइकून झोंग शनशैन को पीछे छोड़ दिया और दूसरे सबसे अमीर एशियाई बन गए। नाम है गौतम अडानी। चीन के झोंग फरवरी तक सबसे अमीर एशियाई थे, फरवरी तक थे, जब उन्होंने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष बने मुकेश अंबानी से ताज खो दिया था फरवरी में ही। ठीक है, याद रखना भाई। हालांकि जहां अंबानी को इस साल 175.5 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ, वहीं अडानी की संपत्ति 32.7 बिलियन डॉलर बढ़कर 66.5 बिलियन डॉलर हो गई है, जबकि झोंग 63.6 बिलियन डॉलर संपत्ति। अंबानी कुल संपत्ति अब 76.5 बिलियन डॉलर है। अभी भी अंबानी सबसे ऊपर है, मुकेश अंबानी, जिससे वह दुनिया में 13वें सबसे, पूरी दुनिया में 13वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी भाई। उनके बाद अडानी भी हैं, अंबानी है सर 13वें नंबर पे, 14वें पे है अडानी। गौतम अडानी नाम है इनका। तो देख लेते हैं इसमें ब्लूमबर्ग की जो सूची आई है उसमें देखिए, सबसे अमीर है जेफ बेजोस, पूरे विश्व में बता रहे हैं। एलॉन मस्क यूएसए के हैं, ध्यान रखना। बर्नार्ड अर्नोल्ड फ्रांस के हैं भैया। बिल गेट्स हैं यूएसए के। मार्क जुगरबर्ग यूएसए। वॉरेन बफेट यूएसए। लैरी पेज यूएसए। सर्गी ब्रिन यूएस। लैरी एलिसन यूएस। स्टीव बाल्मर यूएस। तो भैया यूएस के बहुत सारे अमीर हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। स्टीव बाल्मर यूएस। फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स फ्रांस के रहने वाले हैं, ध्यान रखना। अमन कायो ओर्टेगा है फ्रांस स्पेन के, अमन कायो ओर्टेगा, जिनका 12वीं रैंक है। 13वें पे मुकेश अंबानी हैं जो कि भारत के हैं। 14वें पर गौतम अडानी जो कि भी भारत के हैं। झोंग शनशैन ये चीन के हैं, ठीक है। तो एशिया के 2 लोग इसमें शामिल हुए। ब्लूमबर्ग क्या होता है? ये बिलियनियर्स इंडेक्स क्या है कि ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में दुनिया के सबसे अमीर लोगों की उनकी निवल संपत्ति के आधार पर, याद रखना, दैनिक रैंकिंग शामिल होती है। आंकड़े न्यूयॉर्क में हर कारोबारी दिन के अंत में अपडेट किए जाते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। आरबीआई वार्षिक रिपोर्ट 2021 आई है, उसकी कुछ विशेषता है। तो विशेषता क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता, उनकी तैयारियों को आगामी तिमाहियों के लिए उच्च प्रावधान के लिए कड़ी निगरानी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। पहली चीज कि जो रिपोर्ट आई है वो किस पर आधारित है? यही है। अपनी वार्षिक रिपोर्ट में केंद्रीय बैंक ने कहा कि देश की विकास संभावनाएं अब अनिवार्य रूप से इस बात पर निर्भर है कि भारत कितनी तेजी से कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर को रोक सकता है, ठीक है। चलिए इसकी क्या विशेषता हो सकती है भाई, देख लेते हैं विशेषता। वार्षिक रिपोर्ट 2021 क्या है? अपनी अर्धवार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में पहले बताया था कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन, सितंबर 2000 क्या बताया था, एक है कि सितंबर 2021 तक बेसलाइन स्ट्रेस परिदृश्य के तहत बैंकों का अशोध ऋण अनुपात बढ़कर 13.5 हो सकता है। दूसरा, बैंकों को प्रोविजन कवरेज अनुपात पीसीआर क्या होता है? प्रोविजन कवरेज अनुपात मार्च 2020 में 66.5 से बढ़कर 2020 में दिसंबर में हो जाएगा 75.5 हो गया, क्योंकि बैंकों के द्वारा अधिस्थगन को लाभ उठाने वाले और पुनर्गठन दौर से गुजरने वाले खातों पर नियामक नुस्खों के ऊपर विवेकपूर्ण प्रावधान किया गया था। अगला क्या अगली विशेषता है कि बैंकों का कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अनुपात CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट अनुपात दिसंबर 2020 तक था 15.9% हो गया, मार्च से यह 14.8% था। अपने रिपोर्ट आरबीआई ने आगाह किया कि मार्च 2021 में गैर निष्पादित पर संपत्ति एनपीए को वर्गीकृत करने पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतर्निहित में रोक हटाने के बाद बैंकों को ऋणदाता होने के नाते अशोध ऋणों की एक सच्ची तस्वीर प्रदान करनी होगी। इसके अनुसार मार्च अगस्त 2020 के दौरान स्थगन के लिए चुने गए सभी ऋण खातों पर चक्रवृद्धि ब्याज की छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिति पर दबाव भी बढ़ेगा। तो ये कुछ हैं आरबीआई के दिशा निर्देश, आरबीआई के रिपोर्ट की मुख्य विशेषता 2021 वाले, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। पीएम मोदी ने कोविड के कारण अनाथ बच्चों के लिए 10 लाख रुपए के पीएम केयर्स फंड की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा भी की है। कोविड-19 के कारण हम माता पिता, सर्वाइविंग माता पिता या कानूनी अभिभावकों, दत्तक भाव माता पिता को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन, सभी के लिए ध्यान रखना, कौन कौन, माता पिता हों, सर्वाइविंग माता पिता हों, कानूनी अभिभावक हों या दत्तक माता पिता, कोई भी हो, केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत सहायता दी जाए। कल्याणकारी उपायों को सूचीबद्ध करते हैं, नीचे देखते हैं क्या है। बच्चे के नाम पर सावधि जमा। सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना की घोषणा की, जिसके तहत पीएम केयर्स फंड से ऐसे बच्चों के नाम पर सावधि जमा खोली जाएगी। पहली चीज सावधि जमा होगी। दूसरा है प्रत्येक बच्चे के लिए फंड का कुल कोष 10 लाख रुपए है। इस कोष का उपयोग अगले 5 साल तक होगा, ध्यान रखना 5 साल तक होगा, अगले, इस बार हो रहा है मतलब 2026 तक। उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की देखभाल के लिए बच्चे के 18 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मासिक वित्तीय सहायता वजीफा देने के लिए किया जाएगा। साथ में 23 वर्ष की आयु तक, ध्यान रखना क्या क्या होगा, 23 साल की आयु तक जब पहुंचेगा तो बच्चे को व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए एक मुश्त राशि के रूप में वो राशि दे दी जाएगी। शिक्षा के लिए भी है, 10 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए है, ध्यान रखना। नज़दीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में डे स्कॉलर के रूप में प्रवेश होगा 10 साल से छोटी उम्र के बच्चों के लिए। 11 से 18 के लिए देखें तो बच्चों को किसी भी केंद्र सरकार के आवासीय विद्यालय जैसे सैनिक स्कूल हो या नवोदय विद्यालय, इसमें प्रवेश दिया जाएगा 11 से 18 के बीच वाले को। उच्च शिक्षा के लिए क्या है कि बच्चों को मौजूदा मानदंडों के अनुसार भारत में व्यावसायिक पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता दी जाएगी। इस ऋण पर ब्याज का भुगतान होगा पीएम केयर फंड से इसका भुगतान भी होगा। स्वास्थ्य बीमा क्या है, आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रत्येक बच्चे को 5 लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा कवर के साथ लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा। इन बच्चों के लिए प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स द्वारा किया जाएगा जब तक कि वो 18 साल की आयु पूरी नहीं कर लेते हैं। मतलब 18 साल की आयु पूरी करने तक उनका जो भी बीमा कवर का पेमेंट होगा, प्रीमियम होगा, वो पीएम केयर्स फंड से दिया जाएगा, पीएम केयर्स के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। सरकार ने कोविड पीड़ितों के आश्रितों को पेंशन देने की योजना की पेशकश की है। क्या किया है सरकार ने, कोविड से जो पीड़ित हैं आश्रितों को पेंशन देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने उन परिवारों के लिए 2 प्रमुख उपायों की घोषणा की। कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया है, अगर कोविड के कारण कमाने वाले सदस्य को खो दिया ताकि उनके सामने आने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम किया जा सके, सबसे पहले सरकार ने ऐसे परिवारों को पारिवारिक पेंशन और दूसरा बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया है। ठीक है, एक पारिवारिक पेंशन होगा, दूसरा होगा बढ़ा हुआ उदारीकृत बीमा मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। आगे देखते हैं योजनाओं के से संबंधित मुख्य तथ्य क्या क्या हो सकते हैं भाई, कि पहला है कर्मचारी राज्य बीमा निगम के बारे में देख लेते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पारिवारिक पेंशन दी जाएगी। इसमें ऐसे व्यक्तियों के आश्रित परिवार के सदस्य मौजूदा मानदंडों के अनुसार कर्मचारी द्वारा लिए गए औसत दैनिक वेतन के 90% के बराबर पेंशन का लाभ पाने के हकदार होंगे। मतलब जो कमा रहे थे, जितना भी कमा रहे थे उसका 90% उनको मिलेगा। दूसरा, यह 24 मार्च 2020 से 24 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। 24 मार्च 21। दूसरा क्या है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना क्या है, EDLI कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना के तहत बीमा लाभों को बढ़ाया और उदार बनाया गया है। विशेष रूप से बढ़ाया और उदार बनाया गया लाभ को विशेष रूप से उन कर्मचारियों के परिवारों को मदद करने के लिए है जो कोविड के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। अधिकतम बीमा लाभ की राशि होगी 6 लाख रुपए, अधिकतम, इससे बढ़ाकर 7 कर दिया गया, 6 से 7 हो गया है। न्यूनतम बीमा लाभ क्या है, इसमें 2.5 लाख रुपए रखा गया है न्यूनतम वाले में। 15 फरवरी 2020 से अगले 3 साल मतलब 15 फरवरी 2022 तक के लिए पूर्वव्यापी रूप से लागू रहेगा। आगे देखते हैं, जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्यीय कर छूट पर जांच के लिए 8 सदस्यीय पैनल का गठन किसने किया है, तो किया है जीएसटी परिषद ने भैया। जीएसटी परिषद ने कोविड सामग्री पर कर की छूट जांच
कोविड सामग्री पर कर छूट की जांच के लिए 8 सदस्यीय पैनल बना दिया। किसने? जीएसटी परिषद ने। क्या है? जीएसटी परिषद ने कोविड-19 तक के तहत राहत सामग्री की दरों पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के समूह का गठन किया। वर्तमान में घरेलू रूप में से निर्मित टीकों पर 5% जीएसटी लगाया गया है, घरेलू टीकों पर जो हो रहा है, जबकि यह कोविड दवाओं और ऑक्सीजन सांद्रता के लिए 12% है। तो याद रखना भैया, टीका के लिए 5, बाकी ऑक्सीजन दवा ये सब के लिए 12, और अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर, हैंड वॉश, कीटाणुनाशक, थर्मामीटर पे 18% जीएसटी लगता है। अभी लग रहा था। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनराड के संगमा के नेतृत्व में, कोनराड के संगमा जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री क्या नाम? कोनराड के संगमा, के संगमा के नेतृत्व में हुआ है। 8 सदस्यीय मंत्री स्तरीय पैनल ने टीका, दवा, परीक्षण किट, वेंटिलेटर जैसे कोविड-19 आवश्यक वस्तुओं सेवाओं के में छूट पर विचार किया है। तो भैया इस समिति के अध्यक्ष कौन है? 8 सदस्यीय पैनल में एक अध्यक्ष हैं कोनराड के संगमा जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा? अब देखिए, सदस्य बाकी तो हो गए अध्यक्ष, अब सदस्य हैं मंत्रियों के समूह के अन्य सदस्य हैं गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, गोवा के परिवहन मंत्री हैं मॉविन गोडिन्नो, केरल के वित्त मंत्री के.एन. बालगोपाल, ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी और तेलंगाना के वित्त मंत्री हैं टी. हरीश राव। साथ में यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी इसमें शामिल है। तो ये ध्यान रखना कौन कौन शामिल है, ठीक है। एक तो गुजरात के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम है नितिन भाई पटेल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, नाम है अजीत पवार। गोवा के परिवहन मंत्री हैं, नाम है मॉविन गोडिन्नो। केरल के वित्त मंत्री हैं के.एन. बालगोपाल। ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी। तेलंगाना के हैं टी. हरीश राव और यूपी के हैं भैया सुरेश कुमार खन्ना। तो ये 7 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष थे ना, एक अध्यक्ष थे ना भाई, तो ये हमें ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है? कोनराड के संगमा जो कि मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक हुई है। जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक हुई। इसमें निर्मला सीतारमण ने कहा था कि टीकों, चिकित्सा आपूर्ति पर दरों पर फैसला करने के लिए एक मंत्रिस्तरीय पैनल बनाया जाएगा। अपने संदर्भ की शर्तों के अनुसार जीओएम, कोविड के टीके, कोविड के इलाज के लिए दवाओं, कोविड का पता लगाने के लिए परीक्षण के मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, पल्स ऑक्सीमीटर, हैंड सैनिटाइजर, ऑक्सीजन थेरेपी उपकरण क्या है? सांद्रक, जनरेटर, वेंटिलेटर, पीपीई किट, N95 मास्क, सर्जिकल मास्क, तापमान जांच थर्मामीटर, कोविड राहत के लिए आवश्यक अन्य सामान पर जीएसटी रियायत या छूट की आवश्यकता की जांच भी करेगा। ठीक है, अभी देख लेते हैं थोड़ा सा और बैंकिंग से संबंधित। भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों की एक श्रेणी से दूसरे श्रेणी में स्थानांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा हुआ है मेरे ख्याल से ना, याद रखना भाई, 3 करोड़ का जुर्माना लगा हुआ है आईसीआईसीआई पर। आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास ने उपचार के लिए धन की आवश्यकता वाले रोगियों के अलावा वैक्सीन निर्माताओं, चिकित्सा उपकरण आपूर्तिकर्ताओं, अस्पतालों संबंधित क्षेत्रों जैसी संस्थाओं को 50,000 करोड़ रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, आगे कोटक महिंद्रा ने घोषणा की कि उसे कृषि उत्पादों के लिए अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल नेशनल एग्रीकल्चर द्वारा डिजिटल भुगतान भागीदार के रूप में चुना गया है, KMBL, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। ठीक है, आगे भी छोड़िए इसको, आगे देखते हैं। ठीक है, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है भाई? भारत भर में अपने सभी ग्राहकों के लिए आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की है। किसने भाई? जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आई चूज माई नंबर सुविधा शुरू की है। यह सुविधा मौजूद बैंकों नए ग्राहकों को अपनी पसंदीदा को अपनी बचत चालू खाता संख्या के रूप में चुनने का विकल्प देती है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे भी देख लेते हैं भाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पश्चिम बंगाल के बगनान अपर्याप्त पूंजी नियामक गैर अनुपालन पर यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। भैया कहाँ? पश्चिम बंगाल के बगनान में।
ठीक है। 10 मई 2021 के आदेश के माध्यम से केंद्रीय बैंक ने सहकारी ऋणदाता को 13 मई 2021 को कारोबार बंद करने से बैंकिंग व्यवसाय करने से रोक दिया। ठीक है। अब आरबीआई ने सेंट्रल बैंक द्वारा जारी कुछ निर्देशों को उल्लंघन सिटी यूनियन बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और 2 अन्य उधारकर्ताओं मौद्रिक जुर्माना लगा। सिटी यूनियन पर कितना लगा? निर्देश 2017 शैक्षिक ऋण योजना कृषि के लिए ऋण प्रवाह कृषि ऋण मार्जिन सुरक्षा आवश्यकताओं की छूट पर परिपत्रों में निहित कुछ प्रावधानों के उल्लंघन अनुपालन के 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे फिर चलिए एक और देखें, कोटक बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया? टू बीकन ग्लोबल गिफ्ट IFSC वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस जारी किया है। किसको? वैकल्पिक निवेश कोष को पहला विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक लाइसेंस दिया है। किसने? कोटक महिंद्रा ने। यह देश में किसी भी कस्टोडियन बैंक या नामित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द्वारा गिफ्ट IFSC में शामिल AIF को जारी किया गया पहला FPI है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ याद रखनी है भाई। इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है? पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया जो अपने NRI ग्राहक वर्ग को आसानी से ऑनलाइन खाता खोलने की पेशकश की है। NRI के लिए ऑनलाइन खाता खोलने की पेशकश की है। किसने? इक्विटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक। अकेले इसी कंपनी में जिसके पास समय के क्षेत्र के आधार पर वर्चुअल रिलेशनशिप मैनेजर होंगे। ICICI बैंक ने क्या किया? UPI यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को ID को अपने डिजिटल वॉलेट पॉकेट से जोड़ने के लिए एक अनूठी सुविधा शुरू करने की घोषणा की जो मौजूदा प्रथा से एक प्रस्थान या प्रतीक है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। आर्थिक करंट अफेयर भी देख लें, कितना टाइम हुआ और देख लेते हैं। चलिए आर्थिक करंट अफेयर देखें। GST ने से सकल राजस्व से अप्रैल 2021 में भारत में 1.41 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। यह दर्शाता है कि पिछले साल की तरह कोविड-19 की महामारी की चल रही दूसरी लहर के बीच आर्थिक गतिविधि अभी बुरी तरह प्रभावित नहीं हो सकती है। ठीक है, यूके में है, वैश्विक ब्रोकरेज फर्म है, बार्कलेज नाम है इसका। कहाँ है बार्कलेज? कहाँ भाई? यूके में है। भारत की GDP विकास अनुमान को 21-22 के लिए 11% से घटाकर 10 कर दिया भाई, जिसने 21 में 7.6 बता दिया था। वॉल स्ट्रीट ब्रोकरेज गोल्डमैन सैक्स ने क्या कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार की जांच करने के लिए राज्यों में लॉकडाउन की बढ़ती तीव्रता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए FY22 फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए क्या कहा इसने कि GDP 11.1 तक रहेगी। 21 कैलेंडर ईयर ग्रोथ के पूर्वानुमान को पिछले अनुमान 10.5 से 9.7% कर दिया। ठीक है, चलिए ये तो GDP के बारे में सबकी अपनी अपनी राय है। ठीक है, फिर इसका भी है। नमूरा ने भी किया है कि 12.6% के पिछले अनुमान से घटाकर कितना कर दिया? 10.8 कर दिया। इस समय 2021-22 के लिए कितना? 10.8। रेटिंग एजेंसी मूडीज है, इसने 22 के लिए क्या किया भाई कि 9.3% की कटौती कर दी, पहले यह था 13.7% का। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने अनुमान भी लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैलेंडर 22 में 10.1% की दर से बढ़ेगी। ये भी हमें ध्यान रखना है थोड़ा सा। HDFC कोविड-19 की जो दूसरी लहर आई उसमें ज़्यादा प्रभावी हुआ भाई, ये हमें थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नीतिगत सुधारों निवेश मुखिया सुविधा व्यापार करने में आसानी से मोर्चे पर सरकार द्वारा किए गए उपायों के कारण 2021 के दौरान देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 19% बढ़कर 59.64 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इक्विटी पुनः निवेश की गई आय पूंजी सहित कुल FDI 2021 के दौरान 81.75 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी कि उच्चतम 10% बढ़कर 19-20 में इतनी हुई। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं इसमें। व्यापारिक करंट अफेयर देखते हैं। LIC नियंत्रित IDBI बैंक क्या है?
LIC द्वारा नियंत्रित IDBI बैंक 2021 में 5 साल के बाद समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में मुनाफे बदल गया। इस वर्ष के लिए 1369 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। किसको? IDBI बैंक को। बजाज फाइनेंस क्या किया? बजाज फाइनेंस भारतीय रिजर्व बैंक की प्रीपेड भुगतान खंड में पेटीएम और अमेजन की पसंद में शामिल होने के लिए गैर बैंक ऋण दर को स्थायी वैधता के साथ मंजूरी मिल गई। ठीक है, ये है। अल्फाबेट इंक क्या है? गूगल ने अपने यूएस भुगतान ऐप के उपयोगकर्ताओं रेमिटेंस फर्मवाइज, याद रखना, और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर भागीदारी शुरू की है। भाई, संयुक्त राज्य में गूगल के पे उपयोगकर्ता अब भारत और सिंगापुर में ऐप के जरिए ग्राहकों को पैसे हस्तांतरित कर सकते हैं, जिसमें वॉइस के माध्यम से उपलब्ध 80 देश और वर्ष के अंत तक वेस्टर्न यूनियन के माध्यम से 200 तक विस्तार किया जाएगा। ठीक है। भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी है, नाम क्या है? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। भारतीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी है, नाम है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। इसने क्या किया? सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प समर्थित, सॉफ्ट बैंक ग्रुप कॉर्प समर्पित SB एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड, SB याद रखना, $3.5 बिलियन के उद्यम मूल्य में खरीदेगी। यह सॉफ्ट बैंक ग्रुप कैपिटल लिमिटेड की 80% हिस्सेदारी शेष भारतीय समूह का भारतीय ग्लोबल लिमिटेड के स्वामित्व में नकद सौदे में खरीदेगा। ठीक है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्या किया कि GPL द्वारा YES एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, मतलब GPI द्वारा YES एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड और S ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी। भैया, यस एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड, S ट्रस्टी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी। GPL फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, यस MC और YES ट्रस्टी के 100% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण भी करेगा। ठीक है। अब देखिए, IDBI ने कुछ काम किया। भाई, क्या किया? MSME और कृषि सेवा क्षेत्र को 50 से अधिक उत्पादों को पेश करते हुए अपनी पूर्ण डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। IDBI ने, याद रखना, कृषि क्षेत्र को और MSME को 50 से अधिक उत्पादों को पेश करते हुए अपनी पूर्णतः डिजिटल ऋण प्रसंस्करण प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, तो याद रखना भाई। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने पूरे देश में कैशलेस भुगतान चलाने के रूपे सॉफ्ट पॉस के प्रमाणित भागीदारों में से एक के रूप में तुर्की के वैश्विक भुगतान समाधान कंपनी पेकोर कहाँ की कंपनी है? याद रखना यही कि पेकोर तुर्की की है, भागीदारी की है। ठीक है। रूपे सॉफ्ट पॉस व्यापारियों को केवल अपने मोबाइल फोन के साथ संपर्क रहित कार्ड, मोबाइल वॉलेट, पहनने योग्य वस्तुओं से सुरक्षित रूप से भुगतान स्वीकार करने में सक्षम बनाता है। एक और यह देख लेते हैं, इसके बाद क्लास ओवर कर देंगे, अगली वीडियो बाद में देखेंगे। ठीक है। बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है, नाम है जेटा। जेटा क्या है भाई? जेटा बैंकिंग प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है। जापानी निवेश प्रमुख सॉफ्ट बैंक ने $1.45 बिलियन मूल्यांकन पर 250 मिलियन जुटाए हैं। जेटा क्या है? जेटा 2021 में 1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार करने वाला जेटा क्यों नाम में आया भाई? इसका नाम क्यों आया है? तो इसने $1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार करने वाला 14वां भारतीय स्टार्टअप बन गया। जब भारत 1 बिलियन के वैल्यूएशन को पार करने वाला भारत का 14वां भारतीय स्टार्टअप कौन है? तो नाम है जेटा। सॉफ्ट बैंक का विजन फंड 2 निवेश का स्रोत था, याद रखना, जिसने इसको बताया। सॉफ्ट बैंक के निवेश में के परिणाम स्वरूप कंपनी के मूल्य में 3 गुना से अधिक की वृद्धि भी हुई है, जब से इसने सॉफ्ट बैंक में अपना निवेश किया था भाई। एक और है टाटा डिजिटल ने क्या काम किया है? ऑनलाइन ग्रोसरी बिग बास्केट में बहुमत हिस्सेदारी हासिल कर ली। यह एक ऐसा सौदा जो देश के सबसे बड़े समूह को ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के खिलाफ खड़ा करता है। सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर समूह के डिजिटल इकाई ने सौदे के वित्तीय विवरण का खुलासा नहीं किया है। अब हम इसके आगे कल देखते हैं। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे और कल की वीडियो में फिर अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे। अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।